ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के टॉपिक में इसके फीचर्स के बाद जो अहम तरीन मामला है वो है उन डॉक्यूमेंट्स का जो कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की फॉर्मेशन के वक्त इब्तिदा के वक्त मैनेजमेंट को बनानी होती है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए निहायत ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन। ये 3 डॉक्यूमेंट्स में पहली हमारे पास है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसके बाद आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और फिर फाइनली प्रॉस्पेक्टस। ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसी डॉक्यूमेंट जो कि बेसिकली कंपनी की वर्किंग लिमिट को डिफाइन करती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ही दरअसल वो डॉक्यूमेंट है जिसके ज़रिए ये पता चलेगा कि कंपनी का बेसिक पर्पस क्या है, कंपनी का वर्किंग एरिया क्या है। इसके ज़रिए शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को कंपनी की बुनियादी मालूमात पता चलेगी। इसीलिए इसको चार्टर ऑफ कंपनी भी कहा जाता है, क्योंकि ये कंपनी की बुनियादी मालूमात सारी अपने अंदर मौजूद रखती है। इसके ज़रिए इदारे की जो रेंज है कि इस इदारे की वर्किंग कैपेसिटी है उसका मुकम्मल तौर से पता चल जाएगा। हम ये बात बता चुके हैं कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक मखसूस कानून के तहत पाकिस्तान में रजिस्टर होती है जो कि कानून कहलाता है कंपनी ऑर्डिनेंस 1984। उसी कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के सब सेक्शन 16, 17, 18 में इस डॉक्यूमेंट के मुतालिक मुख्तलिफ तफसीलात मौजूद हैं। अब इस डॉक्यूमेंट में क्या तफसीलात होंगी, अब उसको हम देखना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट में हमारे पास एक नेम क्लॉज होती है। नेम क्लॉज से क्या मुराद है? नेम क्लॉज ये बताती है कि इदारा बेसिकली किस नाम से काम करेगा। इस नेम क्लॉज से ये पता चलता है कि इदारा अपने नाम के साथ लिमिटेड लगाएगा, क्योंकि ये कंपनी का एक फीचर है और वो फीचर ये है कि इसके जो शेयर होल्डर्स हैं इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो नेम क्लॉज में बेसिकली 2 बातें पता चलेंगी। एक कि हर इदारा जो कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के तौर पर रजिस्टर होगा वो अपने नाम के साथ लिमिटेड के लफ्ज का इजाफा करेगा, वर्ड लिमिटेड। इसके अलावा ये क्लॉज हमें ये बताती है कि इदारा किसी भी नाम से काम कर सकता है लेकिन वो किसी और इदारे के नाम से रिजेंबल ना करता हो, या किसी गवर्नमेंट बॉडी, इंटरनेशनल बॉडी से मिलता जुलता उसका नाम नहीं होना चाहिए। तो नेम क्लॉज ने बेसिकली ये 2 बातें हमें बताई। सिचुएशन क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज के जरिए बेसिकली ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की लोकेशन के मुतालिक पता चलेगा कि ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी किस जगह पर बेस करते हुए काम करेगी। इसका एग्जैक्ट एड्रेस, शहर का नाम और मुख्तलिफ लोकेशन से रिलेटेड डिटेल्स इस क्लॉज के जरिए पता चलती है। इसी तरीके से जब इदारे के साथ, इस ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के साथ कोई खत किताबत करनी होगी तो वो किस एड्रेस पर होंगी, वो इसी में लिखे हुए एड्रेस से पता चलेगा। ये इदारा किस जगह पर अपनी एनुअल मीटिंग करेगा, सिचुएशन क्लॉज से ही पता चलेगा। तो सिचुएशन क्लॉज बेसिकली क्रेडिटर्स को, कस्टमर को, गवर्नमेंट को इस बात के मुतालिक आगाह करती है कि इस इदारे की लोकेशन क्या है, ये इदारा किस जगह से ऑपरेट हो रहा है।
तीसरी क्लॉज ऑब्जेक्टिव क्लॉज। ऑब्जेक्टिव क्लॉज बेसिकली इदारे के मकसद को डिफाइन करेगी कि इदारा जो भी काम करेगा उसका बेसिक पर्पस क्या होगा। एक दफा इस क्लॉज में जब ऑब्जेक्टिव डिफाइन हो जाता है तो अब इसके बाद अगर फ्यूचर में कभी मैनेजमेंट ने इदारे के मकसद को तब्दील करने की कोशिश की या किसी और कारोबार को अपने नाम से ही करने की कोशिश की तो वो फिर मुमकिन नहीं रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्लॉज में एक बात तय हो गई है कि कंपनी का पर्पस क्या है। अब वो पर्पस चेंज नहीं हो सकता, यानी इदारा जो है वो अब आसानी के साथ अपने मेन काम को चेंज नहीं कर सकेगा। इस तरह से जो क्रेडिटर्स हैं उनको भी इस बात का डर नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने अपना फाइनेंस लगाया हुआ होता है, उधार दिया हुआ होता है। अब अगर इदारा अपनी चीज़ों को चेंज करेगा तो इससे क्रेडिटर्स को रिस्क फील होगा। चौथी क्लॉज है लायबिलिटी क्लॉज, जिसके मुतालिक बात हो चुकी है। इस क्लॉज के जरिए जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटी की लिमिट डिफाइन कर दी जाएगी कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो किस लिमिट तक लायबिल होंगे, कहां तक उनको लॉसेस बर्दाश्त करने पड़ सकते हैं। कैपिटल क्लॉज ये बताएगा कि इदारे का मैक्सिमम कैपिटल क्या होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ होगा कि इदारा मैक्सिमम इतने शेयर्स जारी कर सकता है, जिसको हम ऑथराइज कैपिटल कहते हैं। एक दफ़ा इसमें बता दिया गया कि इदारा मैक्सिमम इतने शेयर्स फरोख्त कर सकता है, तो अब ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। और अगर इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी हो गया तो फिर ये बाकायदा एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर इसकी रेजोल्यूशन पास होगी और फिर ये कैपिटल अमाउंट चेंज करने की कोशिश की जाएगी। ये वो मुख्तलिफ क्लॉजेस हैं जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर मौजूद होती हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अगेन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे इदारे के मुतालिक हमें फिर कुछ मजीद मालूमात मिलेंगी, लेकिन ये बेसिकली हमें इदारे का रूटीन बताएगा कि इदारा अपने रूटीन में कोई काम किस तरह से कर रहा होगा, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, किसके क्या राइट्स होंगे, कोई काम करने के क्या प्रोसीजर होंगे। ये सारी बातें हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पता चलती हैं। अगर हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की डिटेल में जाने से पहले एक बात ये समझ लें कि दोनों में फ़र्क क्या है, तो हमें समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी इदारे की बुनियादी स्ट्रक्चर बताता है, इदारे की इन्वेस्टमेंट, इदारे की लोकेशन, इदारे का नाम, बिल्कुल बुनियादी बुनियादी बातें। जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये बताता है कि कोई इदारा काम आखिर करेगा कैसे, इदारे के अंदर किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, कितने शेयर्स बेचे जाएंगे, शेयर होल्डर की क्या जिम्मेदारियां होंगी, शेयर कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, यानी बुनियादी काम किस तरह से हो रहे होंगे। अगर इसकी तफसील जाननी हो तो हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ना पड़ेगा। मिसाल के तौर के ऊपर ये अब हम यहाँ पर एक एक करके इसकी तमाम चीज़ें देखते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमें ये बताएगा कि इदारे के टोटल शेयर्स कितने होंगे और ये शेयर एक जगह से दूसरी जगह यानी एक मालिक से दूसरे हाथ में कैसे ट्रांसफर होंगे, किस तरह से शेयर बेचा जाएगा, इसका पूरा प्रोसीजर आर्टिकल एसोसिएशन में मौजूद होगा। इसी तरह से शेयर होल्डर्स के जो भी राइट्स हैं वो किस तरह से वोटिंग करेंगे, उनको मुनाफा जो दिया जाएगा, शेयर होल्डर को जो मुनाफा दिया जाता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। ये मुनाफा किस तरह से तकसीम किया जाएगा, क्या तरीक़ेकार होंगे, ये हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से पता चलेगा। इसी तरीके से
शेयर बेचने का तरीक़ेकार, उसूल क्या होंगे, डिबेंचर्स बेचने के उसूल तरीक़ेकार क्या होंगे, ये भी हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से ही पता चलेगा। इसी तरह शेयर्स का ट्रांसफर करना, एक शख्स ने शेयर खरीद लिया है, अब इसके बाद वो दूसरों को देगा, उसको सेल करेगा, इसका क्या तरीक़ेकार होगा, ये हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से पता चलेगा। डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, यानी डायरेक्टर को किस तरह से सेलेक्ट किया जाएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर को कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, एजेंट, सेक्रेटरीज, ये सब लोग किस तरह से अपॉइंट होंगे इदारे के अंदर, इनकी अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार, ये सब कुछ लिखा हुआ होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। डायरेक्टर्स कितने होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर, एजेंट, सेक्रेटरीज कितने होंगे, इनकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए है, रेम्यूनरेशन यानी मुआवजा, तनख्वाह कितनी होनी चाहिए है, किसकी क्या पावर्स होंगी, किसकी क्या जिम्मेदारियां होंगी, ये सारी की सारी तफसील हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मिलेगी। डिविडेंड यानी वो मुनाफा जो इदारा अपने शेयर होल्डर में तकसीम करता है, उसका ऐलान कब होगा, किस तरह से होगा, साल में कितनी दफ़ा होगा, हमें तफसील आर्टिकल एसोसिएशन से पता चलेगी। मीटिंग की कन्वीनिंग कौन करेगा, यानी मीटिंग को संभालेगा कौन। एक मीटिंग होती है हर साल जिसको हम कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, AGM। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में एक दफ़ा साल में AGM का होना निहायत ज़रूरी होता है। तो ये मीटिंग किस तरह से होगी, इसको कौन कंडक्ट करेगा, इसका नोटिस किस तरह से जारी होगा, ठीक है। कोरम मतलब मिनिमम तादाद कितनी होनी चाहिए है लोगों की, ये लिखा होगा, ठीक है। इसी तरीके से रिजोल्यूशंस यानी करारदादें जो पास होंगी, वहाँ पर जो फैसले हो रहे हैं उनके क्या तरीक़ेकार होंगे, ये पूरी तफसील हमें आर्टिकल एसोसिएशन से ही पता चलेगी। अगर कोई अपने शेयर्स को सरेंडर करना चाहता है, वापस करना चाहता है, तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा। इसी तरह से इदारे में ऑडिट कैसे होगा। ऑडिट का मतलब क्या होता है, जो अकाउंटिंग पूरी मैनेज हुई है इदारे के अंदर, उसको चेक करना कि वो सब कुछ सही चल रहा है, उसमें कोई गड़बड़, कोई फ्रॉड, कोई रूल्स रेगुलेशन की वायलेशंस तो नहीं हो रही, इसको चेक करना ऑडिट कहलाता है। इसको चेक करने का तरीक़ेकार क्या होगा, ऑडिट का तरीक़ेकार क्या होगा, ये सब कुछ हमें यकीनन मिलेगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के ही जरिए। इसी तरह से अगर इदारे को कभी वाइंड अप करना पड़ गया, बंद करना पड़ गया, डिसॉल्व करना पड़ जाए, तो डिसॉल्व करने के क्या तरीक़ेकार होंगे, ये भी हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के जरिए ही पता चलता है। तो अगर हम गौर करें तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक बहुत ही कारामद डॉक्यूमेंट है, जिसके जरिए हम ये पता कर सकते हैं कि इदारे के शब रोज़ कैसे गुजरते हैं, इदारा साल के दौरान कौन सा काम कब करता है, किसके ज़िम्मे कौन सा काम होता है, कौन किस काम के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, लोगों की तनख्वाहें क्या रखी जा रही हैं, लोगों की तालीमी काबिलियत क्या होनी चाहिए है, लोगों की पावर्स के मुतालिक, इन्वेस्टमेंट के मुतालिक, शेयर्स को बेचना, शेयर्स को ट्रांसफ़र करना, वाइंड अप करना, इन तमाम चीज़ों की जो तफसीलात है, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख दी जाती है। और ये डॉक्यूमेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की फॉर्मेशन यानी बिल्कुल इब्तिदा के वक्त ही बना दिया जाता है, और फिर आने वाले जितने भी साल होते हैं वो इन्हीं में लिखे हुए प्रोसीजर के मुताबिक ही लाजमी तौर के पर गुजारने होते हैं। अगर इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर या इससे पहले पढ़ी हुई डॉक्यूमेंट जो कि जिसका नाम था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कवायद कंपनी उर्दू में बोलते हैं और एक बोलते हैं आइन कंपनी, तो इस कवायद कंपनी और आइन कंपनी के अंदर अगर फ्यूचर में कोई तब्दीली करना है, तो ये तब्दीली कभी भी आसान साबित नहीं होती, इसके लिए बहुत सारे मराहिल से गुजरना पड़ेगा, फिर जाकर ही वो तब्दीली हो सकेगी। यही वजह है कि ये डॉक्यूमेंट्स बनाते वक्त निहायत संजीदगी के साथ और निहायत मेहनत के साथ काम करना पड़ता है, ताकि आने वाले वक्तों में तब्दीली की ज़रूरत ना पड़े और बाआसानी जो कारोबारी मामलात हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के, वो चलते रहें।
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बाद जो तीसरी अहम डॉक्यूमेंट है उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस, इब्तिदाइया, पेशनामा। ये प्रोस्पेक्टस बेसिकली क्या है? ये दरअसल एक तारुफनामा है, इंट्रोडक्शन है ये इदारे का। देखिए, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, इनकी जबान बहुत टेक्निकल होती है, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये आम लोगों के लिए नॉर्मली नहीं बनाए जाते। ये दरअसल तमाम टेक्निकल बातें इसके अंदर हैं। इसीलिए एक आम शख्स अगर इदारे के मुतालिक तफसीलात जानना चाहता है तो वो कवायद कंपनी और आइन कंपनी को पढ़ने के बजाय एक ऐसी डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहेगा जो डॉक्यूमेंट पढ़ने में आसान हो, जिसमें सादा जबान इस्तेमाल की गई हो। एक आम शख्स इदारे की बहुत सारी बातों में दिलचस्पी नहीं रखता है, वो हर बात नहीं जानना चाहता है, बल्कि वो इदारे की कुछ खास बातें होती हैं जिसको जानने की वो दिलचस्पी रखता है। इसीलिए वो आइन कंपनी और कवायद कंपनी को नहीं पढ़ता। तो उसके लिए एक आम डॉक्यूमेंट बनाई जाती है और ये डॉक्यूमेंट दरअसल कहलाती है प्रोस्पेक्टस, पेशनामा। तो हमें एक बुनियादी सी बात समझ में आ गई और फर्क भी समझ में आ गया कि प्रोस्पेक्टस में और बाकी की डॉक्यूमेंट में क्या फ़र्क है। ये फ़र्क समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि अब जब हम प्रोस्पेक्टस की डिटेल में अभी जाएंगे तो इसमें वही बातें हमें दोबारा सुनने को मिलेंगी जो अभी हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के नाम पर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जहन में ये कंफ्यूजन आएगा कि फिर ये प्रोस्पेक्टस क्यों बनाया जा रहा है। तो बुनियादी बात हमने आपको समझा दी कि प्रोस्पेक्टस में भी वही सब कुछ होगा जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है, लेकिन फ़र्क सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि अब इसकी जो लैंग्वेज है ये आसान होगी और इसको एक आम शख्स बआसानी समझ पाएगा। प्रोस्पेक्टस दरअसल बनाया जाता है ख़ास तौर से शेयर होल्डर्स के लिए, यानी वो लोग कि जो इदारे में इन्वेस्टमेंट की ख्वाहिश रखते हैं, जो इदारे का शेयर खरीदना चाहते हैं। तो जब कोई शख्स इदारे का शेयर खरीदने जाना चाहता है तो पहले वो इदारे का प्रोस्पेक्टस पढ़ता है और प्रोस्पेक्टस को पढ़ने के बाद अगर उसको चीज़ें बेहतर लगती हैं तो वो जाकर शेयर खरीद लेता है। इसीलिए प्रोस्पेक्टस को निहायत अट्रैक्टिव बनाया जाता है। इसकी शक्ल इस तरह से बनाई जाती है कि देखने वाले को अच्छा लगे, वो अट्रैक्टिव उसको फील हो। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि देखिए, जब आप अ, किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं या किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो दोनों जगहों के ऊपर आपको पहले कुछ ब्रोशर दिया जाता है। आप उस ब्रोशर को देखते हैं और फिर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेने की या उस रेस्टोरेंट में कुछ खाना खाने की ख्वाहिश करते हैं। तो दरअसल ये ब्रोशर ही होता है कि जो कि आपकी अट्रैक्शन का बाइस बनेगा। अगर ये ब्रोशर आपको अट्रैक्ट नहीं कर पाया तो आप कभी भी ना उस कॉलेज में एडमिशन लेंगे ना उस रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। तो ये ब्रोशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर को रिटेन करने के लिए। यही वजह है कि प्रोस्पेक्टस को भी इसी तरह से बनाया जाता है कि जब कोई शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट की ख्वाहिश लेकर आए तो उसको ये प्रोस्पेक्टस पढ़ाया जाता है। वो इसको पढ़कर दिलचस्पी महसूस करेगा तो वो फिर यकीनन इन्वेस्टमेंट भी करेगा इदारे के अंदर। बुनियादी बात हमें समझ में आ चुकी है, तो अब हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। जब आप कोई भी प्रोस्पेक्टस खोलेंगे तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ नज़र आएगी वो होगा कंटेंट, जिसको आप इंडेक्स बोलते हैं। उसमें सबसे पहले एक इंडेक्स होगा जिसमें तफसीलात होंगी कि भाई आने वाले पेजेस में क्या आएगा। ठीक है, जब इंडेक्स आपने पढ़ लिया तो फिर इसके बाद अब आपको शेयर कैपिटल के मुतालिक बताया जाएगा कि इस इदारे का ऑथराइज कैपिटल कितना है। ऑथराइज मतलब मैक्सिमम। इसके बाद इसका इशूड कैपिटल कितना है, यानी ऑथराइज कैपिटल था फर्ज करें 10 शेयर, ये हो गए मैक्सिमम, यानी कंपनी 10 शेयर मैक्सिमम बेच सकती है, इसको कहते हैं ऑथराइज कैपिटल। अब उसमें से कितने बेच दिए उसने, 6 बेच दी तो उसको बोलेंगे इशूड कैपिटल। तो ये चीज़ें हमें ऑथराइज शेयर कैपिटल के सेक्शन में नजर आएंगी। तो सबसे पहले कंटेंट आया, कंटेंट के बाद शेयर कैपिटल की तफसील आ गई। इसके बाद अब मुख्तलिफ तफसीलात इसमें लिखी होंगी कि भाई
अगर कोई शेयर खरीदेगा तो कमीशन वगैरह कितना पे करना पड़ सकता है, टैक्स की एग्जेम्पशन उसको मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसकी तफसीलात उसमें लिखी हुई होती हैं। इसी तरीके से प्रोस्पेक्टस के अंदर एक हिस्ट्री भी लिखी होती है कि इदारा कब से कायम है, कितने अरसे से काम कर रहा है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी तमाम मशीनरी प्लांट कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, इसकी पोजीशन क्या है, ये सारी की सारी बातें प्रोस्पेक्टस के अंदर मौजूद होती हैं। इसके अलावा इदारे की फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब कि उस इदारे की जो भी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट्स हैं वो सारी प्रोस्पेक्टस के अंदर मौजूद होती हैं। जो लास्ट इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनी है वो सब की सब इस प्रोस्पेक्टस के अंदर प्रिंट की जाती हैं। इस इदारे के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन लोग शामिल हैं, उनके एड्रेसेस क्या हैं, उनके नाम क्या हैं और उनके मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस क्या हैं, ये सारी की सारी बातें इसमें शामिल होंगी। इसके अलावा कुछ जनरल इंफॉर्मेशन, मिसाल के तौर के ऊपर कि लोगों के अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं, कैसे यहाँ लोगों को रखा जाता है, डायरेक्टर्स की पावर क्या है, अगर कोई बोरोइंग हो रही है तो उसमें डायरेक्टर्स का क्या किरदार होता है, वोटिंग के तरीक़ेकार क्या हैं, चीज़ें ट्रांसफ़र कैसे हो रही हैं, ठीक है, जनरल मीटिंग में कितने कम से कम लोगों का होना ज़रूरी होता है, इसको कोरम बोलते हैं। ये सारी की सारी बातें जो है वो प्रोस्पेक्टस में मौजूद होती हैं। इसके अलावा कुछ मज़ीद चीज़ें कि भाई बैंक कौन सा होगा इस इदारे का, इनका ऑफिस कहाँ पे काम करेगा, ठीक है, लीगल एडवाइज़र यानी वकील कौन कौन है इस इदारे के। इसी तरीके से एप्लीकेशन अगर आपने देनी, अब जब ये सारी बातें कोई पढ़ लेगा तो यकीनन फिर उसकी दिलचस्पी हो गई तो वो शेयर खरीदने की कोशिश करेगा। तो शेयर खरीदने के लिए फिर उसको तरीक़ेकार क्या है, उसका एप्लीकेशन कैसे दी जाएगी शेयर खरीदने की, उसकी अलॉटमेंट कैसे होगी, ये पूरा प्रोसीजर और सारी की सारी बातें जिस जगह मौजूद होती हैं उसको हम प्रोस्पेक्टस कहते हैं। तो आपने यकीनन अभी सुना कि इसमें बहुत सारी बातें वही लिखी हुई हैं कि जो कि हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के नाम पर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आप आई होप कि आप ये फ़र्क कर सकते हैं कि इन तीनों डॉक्यूमेंट में आपस में क्या फ़र्क है। ख़त्म करने से पहले बात को मैं अब एक दफ़ा समराइज़ कर देता हूँ तीनों डॉक्यूमेंट्स को। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जो कि इदारे की बुनियादी मालूमात हमें बताएगी, बुनियादी स्ट्रक्चर लिखा हुआ होगा उसके अंदर। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये लिखा होगा कि इदारे की रूटीन के मामला किस तरह से हल होते हैं, किसके ज़िम्मे क्या काम होता है, इन्वेस्टमेंट कितनी होती है, पावर्स क्या हैं, ये तमाम बातें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी होंगी। लेकिन ये दोनों डॉक्यूमेंट जो हैं ये टेक्निकल लफ्ज़ों में लिखी हुई होंगी, यानी ये आम लोगों के लिए नहीं होंगी। जबकि प्रोस्पेक्टस जो है वो इन्हीं दोनों डॉक्यूमेंट से निकाली हुई डाटा के ज़रिए बनाया जाता है, लेकिन सादा अल्फाजों में लिखा जाता है और इसका बुनियादी मकसद शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करना होता है ताकि वो इंटरेस्ट लेकर इदारे में इन्वेस्टमेंट करें।